हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू एएसएम लर्नर्स। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर सीरीज। इसके अंदर क्या होगा, आपके चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। सबसे पहला चैप्टर जो आज मैं ले रही हूँ वो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और आज की वीडियो में हम इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ये जो एमसीक्यू आप देखेंगे ये मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। और कोशिश करना है कि क्वेश्चन को देखने के बाद आप पहले खुद सॉल्व करें, उसका आंसर फाइंड आउट करें और उसके बाद आप यहाँ पे चेक करें। जो कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आया है, जो एक्टिविटी समझ नहीं आई है, वो भी यहाँ क्लियर हो जाएगी, साथ ही साथ आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड सेल। बहुत इजी क्वेश्चन है। सेल को किसने डिस्कवर किया था? ऑप्शंस: एंटोन वैन ल्यूवेनहॉइक, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक या फिर किंजे। इन चारों में से कौन है जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया था? तो वो है रॉबर्ट हुक, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको याद नहीं है तो आपके चैप्टर के इंट्रोडक्शन में मेंशन है कि रॉबर्ट हुक ने एक पेड़ के छाल यानी कि कॉर्क में से सेल को डिस्कवर किया था, ठीक है। याद रखना कि ये जो सेल इन्होंने डिस्कवर किया था वो सेल एक डेड सेल था। ये सेल कैसा था? डेड सेल था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है? हु डिस्कवर्ड सेल। सेल को किसने डिस्कवर किया था? ऑप्शन सुनिए: एंटोन वैन ल्यूवेनहॉइक, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक या फिर पिरकिंजे। इन चारों में से सेल को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है? रॉबर्ट हुक। ये वो साइंटिस्ट है जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया था। किसमें डिस्कवर किया था? एक कॉर्क था, उससे डिस्कवर किया था, ठीक है। और ये जो सेल इन्होंने डिस्कवर किया था, याद रखना है कि ये जो सेल इन्होंने डिस्कवर किया था ये एक डेड सेल था। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि डेड सेल की डिस्कवरी किसने की है? वो भी यही है, रॉबर्ट हुक, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल। लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉइक ने, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक या फिर किंजे। अगर ये सवाल आपसे पूछ लिया जाए तो ऑप्शन है ए, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉइक ने। इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी और कहाँ की थी? इन्होंने डिस्कवरी करी थी पॉन्ड में, ठीक है। पॉन्ड के अंदर एक लिविंग सेल हमारा सबसे पहला ढूंढा गया था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। व्हिच सॉल्यूशन इज यूज्ड इन लैबोरेटरीज फॉर स्टेनिंग द सेल। काफी आसान क्वेश्चन है। सेल को स्टेन करने के लिए किस सॉल्यूशन का यूज किया जाता है? ग्लिसरीन, सेफ्रोनिन सॉल्यूशन, इथेनॉल या एसीटोन। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए एक्टिविटीज को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। और वो सॉल्यूशन है सेफ्रोनिन सॉल्यूशन। रेड कलर का ये एक सॉल्यूशन होता है जिससे हम स्टेन कर देते हैं सेल को। सेल स्टेनिंग इसलिए की जाती है ताकि हमें जो भी उसके पार्ट्स हैं माइक्रोस्कोप में काफी अच्छे से और क्लियरली दिख जाए, ठीक है। और हम जिसको सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं वो है सेफ्रोनिन सॉल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू लर्न। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ये है एक अच्छा बड़ा केस बेस्ड और एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। इसके लिए आपको आपके बुक में लिखी एक्टिविटीज को अगर आपने रीड किया है तो बहुत इजीली आंसर कर देंगे, और जिन्होंने नहीं किया है वो भी यहीं पे रहें ताकि इस क्वेश्चन को समझ सकें। बहुत ध्यान से रीड करना है। सबसे पहला टिप, अगर आपका क्वेश्चन बड़ा है तो उसको देख के घबराना नहीं है, उस क्वेश्चन को पार्ट्स में ब्रेक करना है और समझने की कोशिश करनी है, जैसे अब हम यहाँ करने वाले हैं। सबसे पहली बात यहाँ क्या लिखी है? यू हैव टेकन अ स्मॉल पीस ऑफ अनियन पील। एक छोटा सा अनियन पील का आपने टुकड़ा लिया है ऑन अ स्लाइड यूजिंग ब्रश। देन यू हैव एडेड अ ड्रॉप ऑफ सेफ्रोनिन सॉल्यूशन। ये तो मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी सेल को स्टेन करते हैं तो हम सेफ्रोनिन सॉल्यूशन डालते हैं। एंड कवर्ड इट यूजिंग अ कवर स्लिप। 3 स्टेप किए हैं। स्लाइड के ऊपर अनियन पील लिया है, उस पर एक सेफ्रोनिन सॉल्यूशन डाला और उसको कवर स्लिप से कवर कर दिया है। बाय डूइंग ऑल दिस, ये सब करने से आपने क्या प्रिपेयर किया है? जो भी आपके सामने अब बना है उसे आप क्या कहेंगे? परमानेंट माउंट ऑफ अनियन पील, टेम्पररी माउंट ऑफ अनियन पील, स्पेसिमेन ऑफ अनियन पील या स्लाइड ऑफ अनियन पील।
ठीक है, कि आपने क्या बनाया अभी, इन्होंने क्वेश्चन में सिर्फ सिंपल सी एक बात बताई है कि एक स्लाइड है, इस स्लाइड के ऊपर आपने अनियन पील लिया है, इस अनियन पील के ऊपर आपने सैफरन सॉल्यूशन डाला, कवर स्लिप लगा दिया, और अब ये जो प्रिपेयर हुआ है इसे आप क्या कहते हैं, परमानेंट माउंट कहते हैं, टेम्पररी माउंट कहेंगे, स्पेसिमेन या स्लाइड, तो हम इसे कहते हैं टेम्पररी माउंट ऑफ अनियन पील। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, जो आप खुद लैब में प्रिपेयर कर रहे हैं और जिसको आप थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं, तब तक वो फ्रेश रहेगा, आप उसके सेल्स देख सकते हैं, उसे आप टेम्पररी माउंट कहते हैं। ठीक है, ये आप ही के बुक में एक्टिविटी से बनाया हुआ क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बुक की सभी एक्टिविटीज को बहुत ध्यान से समझें और फिर उसमें से कुछ फैक्ट हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा, तो उसे आप याद करें, तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत इजीली आप हैंडल कर लोगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन अगेन। हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस? न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन, पिरकिंजे, वर्डशॉ या रॉबर्ट हुक? कौन है जिन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया? वो है रॉबर्ट ब्राउन। साइंटिस्ट के नाम इस चैप्टर में काफी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही आ गए हैं सारे साइंटिस्ट, लेकिन किसने क्या डिस्कवर किया है ये याद रखना बहुत जरूरी है। और रॉबर्ट नाम के दो साइंटिस्ट हैं, ब्राउन और हुक, इन्होंने सेल डिस्कवर किया, इन्होंने न्यूक्लियस, ये अच्छे से आप याद कर लें। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ सेल कंटेनिंग न्यूक्लियस? ये सेल का एक फ्लूइड सब्सटेंस है जो न्यूक्लियस भी कंटेन करता है अपने साथ। अब अगर चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर ही चुके हो अब तक, तो बहुत इजीली आंसर कर दोगे, बट अगर नहीं तो सबसे पहले जो मुझे लगता है हटाएंगे हम, वो है वाटर, क्योंकि वाटर तो डेफिनेटली सेल का फ्लूइड पार्ट नहीं बनाता है। बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्हें लगेगा कि साइटोप्लाज्म इज द करेक्ट आंसर, है ना, या फिर प्रोटोप्लाज्म होगी कोई चीज, या हो सकता है दोनों के एंड में प्लाज्म आ रहा है तो बोथ ए एंड बी भी पॉसिबल है। तो बता दूं कि साइटोप्लाज्म इज अ रॉन्ग आंसर, साइटोप्लाज्म इसका आंसर नहीं है, और क्योंकि साइटोप्लाज्म आंसर नहीं है तो बोथ ए एंड बी का ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाता है। तो बचता क्या है? प्रोटोप्लाज्म, एंड प्रोटोप्लाज्म इज द करेक्ट आंसर। प्रोटोप्लाज्म सेल का वो फ्लूइड पार्ट है जिसके अंदर न्यूक्लियस इंक्लूड होता है, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस को इंक्लूड नहीं करता है। नाउ हियर्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वेरी सिंपल एंड डायरेक्ट। हु डिस्कवर्ड प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी किसने की थी? वर्डशॉ, रॉबर्ट ब्राउन, पिरकिंजे या शेकवान ने? डायरेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, पिरकिंजे थे जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म के बारे में पहली बार बताया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी? हमारी बॉडी का सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है? नर्व सेल, मसल सेल, स्पर्म या ओवम? इन चारों में से सबसे बड़ा सेल ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सा है? लार्जेस्ट मतलब साइज में बड़े की बात कर रहे हैं, ओवम। ठीक है, ओवम हमारी बॉडी का सबसे बड़ा सेल है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए डायग्राम्स को भी बहुत ध्यान से देखिए, इंटरप्रेट कीजिए, वहां से समझिए, थोड़ी क्यूरियोसिटी लाइए, तो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर वहीं से मिल जाएंगे बहुत इजीली। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन है ये। पहले मैंने लार्जेस्ट सेल पूछा था, अब मैं लॉन्गेस्ट सेल की बात कर रही हूँ। पहले ओवम जो मैंने बताया वो साइज में बड़ा है, और लॉन्गेस्ट मतलब लंबा। हमारे ह्यूमन बॉडी का सबसे लंबा सेल कौन सा है? नर्व सेल है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आप याद कर लो। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, गैसेस मूव थ्रू सेल मेम्ब्रेन बाय? गैसेस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जब मूव करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस, फ्लो, डिफ्यूजन या बोथ ए एंड सी? तो सबसे पहले फ्लो तो डेफिनेटली इज नॉट एनी ऑप्शन जो करेक्ट किया जा सके, है ना, ऐसा तो कोई टर्म आपने चैप्टर में पढ़ा नहीं है कि गैसेस के मूवमेंट को फ्लो कहते हैं। गैसेस के मूवमेंट को ऑस्मोसिस भी नहीं कहते हैं, और इसलिए डी ऑप्शन भी गलत है। ऑस्मोसिस हम लिक्विड के मूवमेंट को कहेंगे, वाटर के मूवमेंट को कहेंगे। अगर गैसेस मूव कर रही हैं तो इसे कहा जाता है डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में यही डिफरेंस है, डिफ्यूजन इज फॉर गैसेस, ऑस्मोसिस इज फॉर लिक्विड्स। ठीक है, होपफुली समझ आ गया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, वाटर मूव्स फ्रॉम, वाटर का मूवमेंट किस डायरेक्शन में होता है? हाई टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, लो टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, या लो टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, या ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड सी?
इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये बताने के लिए कि ऑस्मोसिस की डायरेक्शन क्या है। अब आप में से सभी ऑलमोस्ट सबने ये सोच लिया है कि ये क्वेश्चन बहुत आसान है और इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, क्योंकि हाई टू लो सीधा सीधा लिखा है, आगे का आप लोग पढ़ोगे भी नहीं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आगे को रीड भी नहीं करेंगे और यही क्वेश्चन हो जाएगा गलत। पूरे ऑप्शंस को पढ़िए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सॉल्वेंट की बात कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी सॉल्वेंट की बात करता है, बट ऑप्शन नंबर सी तो सॉल्यूट की बात कर रहा है, यानी यहां सोचना पड़ सकता है कुछ। अब लो टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप लोगों ने जब भी ऑस्मोसिस पढ़ा है सबसे पहले यही समझा है कि सॉल्वेंट जो हो यानी कि पानी वाटर जहां ज्यादा होगा हाई से लो की तरफ कम की तरफ ही मूव करेगा। तो सॉल्वेंट तो हम यूजुअली वाटर ही मानते हैं हर जनरलाइज्ड एग्जांपल में, तो फिर अभी भी हम सॉल्वेंट मानते हैं वाटर को। तो अगर कहीं पे वाटर ज्यादा होगा तो वो लो की तरफ जाएगा, कम से ज्यादा की तरफ पानी तो फ्लो करता नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल गलत हो गया। अब समझते हैं कि ऑप्शन नंबर ए तो सब श्योर होंगे कि हाँ पानी हाई से लो ही मूव करता है, बट अब सवाल है कि क्या ऑप्शन नंबर सी सही है, और अगर ऑप्शन नंबर सी सही है तो करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड सी, है ना। तो अब समझो पहले एक बार ऑस्मोसिस की चीजों को, कि अगर बात सॉल्वेंट की हो रही है यानी कि वाटर, है ना, एनी लिक्विड वैसे तो, बट अभी वाटर लेते हैं जनरलाइज्ड एग्जांपल, तो अगर बात सॉल्वेंट की हो रही है तो ऑस्मोसिस होता है हाई से लो की तरफ, हाई से लो की तरफ। बट बात अगर होती है सॉल्यूट की, क्या होता है सॉल्यूट, जो भी आप ऐड कर रहे हो लेट्स से शुगर या सॉल्ट, अगर बात होती है उनकी तो ऑस्मोसिस होता है लो टू हाई। क्या मतलब हुआ इस बात का, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑस्मोसिस हो ही रहा है और अगर यहाँ मेरे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन लो है और यहाँ सॉल्यूट का कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा है सॉल्यूट का, तो मूवमेंट कहां से कहां होगा, मूवमेंट होगा लो से हाई की तरफ। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है तो सॉल्वेंट ज्यादा होगा, है ना, और अगर यहाँ सॉल्यूट का कंसंट्रेशन हाई है तो सॉल्वेंट कम होगा। अगर अब आप सॉल्वेंट को देखो तो सॉल्वेंट हाई है और यहाँ लो है, तो सॉल्वेंट का कंडीशन भी पूरा हो रहा है, सॉल्यूट का भी पूरा हो रहा है, यानी एक्चुअल आंसर इसका जो करेक्ट है वो कौन सा है, बोथ ए एंड सी। अगर बात सॉल्यूट की है तो लो टू हाई, और अगर बात सॉल्वेंट की है तो हाई टू लो। ये है ऑस्मोसिस का पूरा कंसेप्ट। बुक में लिखी है ये बातें लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया होगा, जिसने ध्यान दिया है उसके लिए तो क्वेश्चन बहुत इजी है, पर जिसने नहीं दिया है वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा या गलत करके आ जाएगा। इसलिए थोड़े से एमसीक्यूज और केस स्टडीज पे आप ध्यान दीजिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, what will happen if you put a de-shelled egg into a concentrated salt solution। कैसा एग डाल रहे हैं आप एक कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में, डी शेल्ड एग कैसा होता है, एग के बिल्कुल अपर लेयर को अगर आप रिमूव कर देंगे तो वो हो जाता है डी शेल्ड एग। पहले तो मैं यहाँ का एक कंसेप्ट समझा दूं कि क्यों एग को डी शेल किया गया, क्यों उसकी अपर लेयर रिमूव की गई है, क्योंकि जो अपर लेयर होती है बिल्कुल आउटर वाली ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई है, तो इसके थ्रू वाटर का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, यानी अगर मूवमेंट होगा तो भी आप उसे नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो इसी वजह से डी शेल्ड एग को हम यूज करते हैं, यानी अपर व्हाइट लेयर होती है एग की उसको हम रिमूव कर देते हैं, तो अंदर से बिल्कुल पतली सी लेयर वाला एग हमें मिल जाता है। अब क्वेश्चन ध्यान से समझो कि उस डी शेल्ड एग को हमने रखा है कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में, तो क्या होगा, क्या वो एग स्वेल हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, या एग साइज उसकी सेम रहेगी कोई चेंज नहीं हो रहा, या मैं कह सकती हूँ कि नेट मूवमेंट जो है वो जीरो रहेगा। इन चारों में से कौन सा है जो सही ऑप्शन है, तो सही ऑप्शन है कि वो जो एग है वो श्रिंक हो जाएगा, इट विल श्रिंक, क्योंकि अगर आपने कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन को लिया है तो वो सॉल्यूशन कैसा है, वो सॉल्यूशन है हाइपरटोनिक। क्यों है हाइपरटोनिक, क्योंकि अगर ये एग है और इस एग के बाहर जो वाटर है, मेरा एग थोड़ा ओवल हो गया, बट अगर ये एग है और इसके बाहर वाटर है और उस वाटर में क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड का मतलब बहुत ज्यादा सॉल्ट होगा,
बहुत ज्यादा सॉल्ट होगा। अब इतना सॉल्ट अंदर नहीं होगा। तो अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था कि सॉल्यूट के अकॉर्डिंग अगर आपको चेक करना हो तो अंदर सॉल्यूट है कम, बाहर सॉल्यूट है ज्यादा, तो फिर मूवमेंट कहां से कहां होगा पानी का, अंदर से बाहर। और ये तो हमें पता है कि अगर इसके अंदर से पानी बाहर आएगा तो सेल क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा श्रिंक। ये कंसेप्ट है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक या आइसोटोनिक सॉल्यूशन से, एमसीक्यू बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 13, एनगल्फमेंट ऑफ फूड फ्रॉम एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से फूड को लेना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस या नन ऑफ द अबव। बहुत इजी और बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है और आंसर भी उतना ही इजी होना चाहिए। देखो नन ऑफ द अबव तो नहीं, फेगोसाइटोसिस नहीं, ऐसा तो कोई टर्म ही नहीं है अभी आपकी बुक में। अब दो ऑप्शन है, एक्सोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस। तो एक्सोसाइटोसिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन, करेक्ट है एंडोसाइटोसिस। ठीक है, एंडो का मतलब होता है अंदर लेना, इनसाइड, तो इसीलिए एंडोसाइटोसिस। और कौन सा एनिमल है या कौन सा ऐसा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जो आपने पढ़ा है कि ये करता है? तो आपकी बुक में जो एग्जांपल मेंशन है वो है अमोएबा। अमोएबा इसका एग्जांपल है जिसको आपने पढ़ा है। इसी तरीके से वो अपने फूड को एनगल्फ यानी अंदर लेती है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, लॉस ऑफ वाटर एंड श्रिंकेज ऑफ कंटेंट। अगर पानी लूज हो रहा है और साथ में कंटेंट्स श्रिंक हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्लाज्मोलाइसिस, बी फेगोसाइटोसिस, ऑप्शन नंबर सी एक्सोसाइटोसिस या ऑप्शन नंबर डी एंडोसाइटोसिस। अगेन अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम सेल वॉल, आंसर इज प्लाज्मोलाइसिस। प्लांट सेल के अंदर होता है, वाटर लॉस हो जाता है और कंटेंट श्रिंक हो जाते हैं, एक तरफ इकट्ठे हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। होपफुली समझ आ रहा है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, Raj performed an experiment in a lab. He mounted two leaves of royo. On the first leaf, he put a salt solution. The another leaf was boiled before mounting and then put the salt solution. राज ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है लैब के अंदर। उसने दो लीव्स लिए हैं रोइयो के। इंपॉर्टेंट क्या है, पहले लीफ पे ऑन द फर्स्ट लीफ उसने एक सॉल्ट सॉल्यूशन पुट किया है और दूसरी वाली लीफ पे सॉल्ट सॉल्यूशन करने से पहले उसने उसे बॉईल किया है, उसके बाद सॉल्ट सॉल्यूशन डाला है। ये तीन बातें ही इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दिखने में बड़ा होता है लेकिन हमारे काम की बातें सिर्फ एक या दो होती हैं, वो आपको सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस में। तो हमारे काम की बात ये है कि पहली वाली लीफ पे सॉल्ट सॉल्यूशन डाला है, दूसरी वाली लीफ को बॉईल किया है, फिर सॉल्ट सॉल्यूशन आया है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शंस हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या होने वाली है, क्या पहली वाली लीफ पे प्लाज्मोलाइसिस होगी या सेकंड वाली लीफ पे भी प्लाज्मोलाइसिस होगी। बी ऑप्शन है कि पहली लीफ तो प्लाज्मोलाइज शो करेगी, सेकंड लीफ नहीं। सी ऑप्शन है फर्स्ट लीफ पे प्लाज्मोलाइसिस नहीं होने वाला है, सेकंड पे भी नहीं होगा। और डी है फर्स्ट लीफ पे भी प्लाज्मोलाइसिस नहीं हो रहा, सेकंड लीफ पे प्लाज्मोलाइसिस हो रहा है। इन चारों में से कौन सी ऑप्शन सही होगी या कैसी ऑब्जर्वेशन मिलेगी राज को जब वो ये एक्सपेरिमेंट करेगा, ये आपको बताना है। अब इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है कि पहली वाली लीफ तो प्लाज्मोलाइसिस पहली वाली लीफ तो प्लाज्मोलाइसिस शो करेगी। कैसे? क्योंकि एक नॉर्मल लीफ है और उस पे सॉल्ट सॉल्यूशन डाला है। अभी जस्ट हमने प्रीवियस कुछ क्वेश्चन पहले हमने ये डिस्कस किया था कि अगर सॉल्ट सॉल्यूशन है तो वो सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है, हाइपरटोनिक है तो वाटर बाहर आएगा और प्लाज्मोलाइसिस होगा। तो पहली वाली लीफ तो नॉर्मल है हमारी, है ना, सिर्फ सॉल्ट सॉल्यूशन डाला है तो फर्स्ट लीफ पे प्लाज्मोलाइसिस होगा। इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी और डी तो गलत हो गए। जिन्होंने कहा है कि पहली वाली लीफ प्लाज्मोलाइसिस नहीं होगी वो बात गलत है। अब समझते हैं सेकंड लीफ पे। सेकंड लीफ को सिर्फ एक ट्विस्ट है कि बॉईल कर दिया गया है, तो बॉइलिंग से क्या असर पड़ेगा लीफ पे, आप ये सोचिए। अब जब भी अगर आप एक लीफ को बॉईल करेंगे तो क्या होगा, उसके सेल्स ही खराब हो जाएंगे। वो जो लीफ है उसके सारे सेल्स डैमेज हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। अब अगर सेल ही खत्म हो गया है, सेल वॉल डिसइंटीग्रेट हो चुका है, टूट गया है सब कुछ, तो फिर प्लाज्मोलाइसिस कैसे हो सकता है? प्लाज्मोलाइसिस तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर उसके बाद अब सेल मर चुका, इसके बाद तुम सॉल्ट डालो या शुगर डालो, कुछ भी कर लो, प्लाज्मोलाइसिस सेकेंड लीफ
पर नहीं होगा, तो सेकेंड लीफ पे प्लाज्मोलाइसिस नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। पहली लीफ प्लाज्मोलाइसिस शो कर रही है, सेकेंड लीफ नहीं कर रही है। होपफुली ये क्वेश्चन समझ आया हो। आपकी एक्टिविटी का क्वेश्चन है, इसलिए एक्टिविटीज को भी बहुत ध्यान से पढ़िए। वो पढ़ेंगे तो ये सारी बातें सब अपने आप समझ आ जाएंगे, सब बहुत नॉर्मल और इजी कांसेप्ट्स हैं। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस कैन नॉट बी यूज्ड टू स्टेन द सेल्स? इनमें से कौन सा सॉल्यूशन स्टेन करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता? कैन नॉट पर ध्यान दीजिए, जो नहीं किया जा सकता है। सेफ्रेनिन सॉल्यूशन, मिथिलीन ब्लू, ग्लिसरीन या आयोडीन। अब सेफ्रेनिन सॉल्यूशन तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये सेल्स को स्टेन करने में ही काम आता है, तो ये ऑप्शन तो गलत है ना? क्योंकि हम गलत क्यों है? क्योंकि हमसे कैन नॉट पूछा गया है, जो नहीं कर सकता। इसके अलावा इनमें से कौन कौन है जो स्टेनिंग में काम आते हैं? वो है मिथिलीन ब्लू, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। ग्लिसरीन इज द राइट ऑप्शन, आयोडीन भी रॉन्ग है। ध्यान से समझना, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा यूज नहीं किया जा सकता। ग्लिसरीन यूज नहीं किया जा सकता, बाकी तीनों को सेल्स की स्टेनिंग के लिए यूज किया जाता है। मोस्ट कॉमन है सेफ्रेनिन, लेकिन मिथिलीन ब्लू, आयोडीन, इनका भी यूज हम करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, which of the following cell organelle doesn't have double layer membrane? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है डबल लेयर के बारे में कि किन किन ऑर्गेनल्स के पास डबल लेयर है, नहीं है। तो आपको ये कंसेप्ट याद रखना है, ये टॉपिक याद रखना है। इनमें से कौन सा है जिसके पास डबल लेयर मेम्ब्रेन नहीं है? डजंट हैव। माइटोकॉन्ड्रिया के पास होती है, इसलिए ये ऑप्शन गलत। न्यूक्लियस के पास होती है, क्लोरोप्लास्ट के पास भी होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसा ऑर्गेनेल है इस ऑप्शन में जिसके पास डबल लेयर मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, rod shaped structure present in nucleus when cell is dividing? जब सेल डिवाइड होता है तो न्यूक्लियस में ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और इनकी शेप कैसी है? रॉड शेप्ड है। इन चारों में से वो स्ट्रक्चर कौन सा हो सकता है? डायरेक्ट डेफिनेशन की क्वेश्चन है ये, और उस स्ट्रक्चर का नाम है क्रोमोसोम्स। अब अगर आपको स्ट्रक्चर से समझ नहीं आ रहा था तो आपके लिए एक हिंट था कि सेल जब डिवाइड होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो तब प्रेजेंट हो जब सेल डिवीजन करता है, वो है क्रोमोसोम। क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है जब सेल डिवाइड नहीं करती, और जीन्स और डीएनए तो हर समय है वहां पर। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ? क्रोमोसोम्स किन से मिलकर बने हैं? डीएनए, प्रोटीन, जीन्स या ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी? तो आपको बता दूं कि क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन दोनों से मिलकर बने हैं, और इसीलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन इज? अगर न्यूक्लियर रीजन डिफाइंड ना हो, फिक्स्ड बाउंड्री ना हो, तो उसे क्या कहा जाएगा? प्रोकैरियोट्स, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियर कोर या न्यूक्लियस? बहुत ही सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, और इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। दिस इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, डैश लेक मेम्ब्रेन? इन चारों में से कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती है? ठीक है, मेम्ब्रेन के बिना जी रहे हैं वो, तो वो ऑप्शन कौन सा है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगाई या वायरस? करेक्ट ऑप्शन है वायरस। वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है। जब वो किसी लिविंग बॉडी के अंदर जाता है तब वो एक्टिव होता है, अदरवाइज इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ये फंक्शनल नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर? इन चारों ऑप्शन में से कौन सी ऐसी जगह है सेल में जहां प्रोटीन मैन्युफैक्चर किया जाता है, बनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन नंबर बी, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन नंबर सी, गोल्गी apparatus, या ऑप्शन नंबर डी, राइबोसोम्स? अब बहुत मुझे अच्छे से इतना तो पता है कि आप सब गोल्गी और SER को तो हटा ही देंगे, है ना? ये तो ऑप्शन तो आप लोगों ने रिमूव कर दिए होंगे, क्योंकि SER तो लिपिड्स के मैन्युफैक्चर में इन्वॉल्व है, और गोल्गी जो है वो तो ट्रांसपोर्टेशन का काम देखता है। तो अब दो ऑप्शन हैं जो कंफ्यूज कर रहे होंगे, RER या राइबोसोम। कौन सा सही होगा?
RER गलत ऑप्शन है, जो करेक्ट ऑप्शन है वो है राइबोसोम। अब बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये आएगा कि RER का फंक्शन तो हम यही लिखते हैं कि प्रोटीन मैन्युफैक्चर करता है, तो फिर राइबोसोम आंसर क्यों है? तो आप RER का फंक्शन प्रोटीन मैन्युफैक्चर इसलिए लिखते हो क्योंकि RER पर राइबोसोम्स होते हैं, तभी तो वो RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो जब भी बात ये होती है ना कि RER प्रोटीन मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि उसी पर राइबोसोम्स प्रेजेंट है। असल में प्रोटीन मैन्युफैक्चर करने का काम किसका है? राइबोसोम्स का है। अगर ये राइबोसोम मैं उन RER से हटा दूं तो RER प्रोटीन मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएगा। मान लेते हैं कि इन केस ऑप्शन नंबर डी है ही नहीं, तब इन तीनों में से करेक्ट ऑप्शन RER होगा। बट अगर ऑप्शन में राइबोसोम्स गिवन है तो इसका मोस्ट करेक्ट आंसर राइबोसोम्स होगा। ठीक है, होपफुली ये समझ आ गया हो, रिवाइज भी हो गया होगा कांसेप्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 23। SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफाई पॉइजंस इन। अब इतना तो सबने लर्न कर ही लिया होगा अब तक कि SER का एक और फंक्शन है पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करना, रिमूव करना। लेकिन ये पॉइजन रिमूव करता कहाँ से है? जो भी टॉक्सिन्स है मेरी बॉडी के, ये रिमूव करता कहाँ से है? लिवर, किडनी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए किडनी, ऑप्शन नंबर बी लिवर, ऑप्शन नंबर सी ब्लड या फिर डी लंग्स। अब इस क्वेश्चन को तो वही सॉल्व करेगा जिसने बहुत अच्छे से पढ़ा होता बुक को, और इसका करेक्ट आंसर है कि SER पॉइजन डिटॉक्सिफाई यानी पॉइजन्स को रिमूव करता है लिवर से। ठीक है, ब्लड से नहीं, खून साफ नहीं कर रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिर्फ लिवर के टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 24। गोल्जी इज एसोसिएटेड विद, जो गोल्जी apparatus है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है या किसके साथ मिलकर काम करता है? ऑप्शन नंबर ए ER, ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर सी लाइसोसोम्स या डी साइटोप्लाज्म। इनमें से कौन है जिसके साथ गोल्जी जो है वो अपनी दोस्ती निभाता है, उसके साथ काम भी करता है, उसके साथ रहता भी है ज्यादातर? तो इनमें से वो है ऑप्शन नंबर ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये स्टेटमेंट आपकी बुक में बिल्कुल क्लियर लिखी हुई है गोल्जी के टॉपिक के अंदर कि गोल्जी इज एसोसिएटेड विद ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ क्वेश्चन नंबर 25। एंजाइम्स प्रेजेंट इन लाइसोसोम्स आर मेड बाय, लाइसोसोम में जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो कौन बनाता है? ऑप्शन नंबर ए RER, बी न्यूक्लियस, सी लाइसोसोम्स या डी गोल्जी। नाउ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल से कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, क्योंकि लाइसोसोम का मैन्युफैक्चर भी गोल्जी कर रहा है, तो उसके अंदर के बनने वाली सारी चीजें गोल्जी को बनानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है? क्या लाइसोसोम्स गोल्जी बना देता है और इसके एंजाइम लाइसोसोम खुद बना रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और न्यूक्लियस भी ऐसा कुछ नहीं करता है, तो करेक्ट ऑप्शन है RER। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है क्या? लाइसोसोम्स के एंजाइम बनाता है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, अगर बात आती है कि लाइसोसोम्स को कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है तो आंसर है गोल्जी। लेकिन अगर ये पूछा जा रहा है कि उसके एंजाइम्स कौन बना रहा है तो आंसर है RER, क्योंकि सिर्फ लाइसोसोम्स नहीं, बॉडी के सारे प्रोटीन्स का मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही है? और एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, तो जो भी बॉडी में प्रोटीन्स है, चाहे आपके हॉर्मोन्स है, चाहे कोई भी एंजाइम है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में यूज होने वाले एंजाइम हैं, ये सब बनाने का काम किसका है? RER का। तो क्वेश्चन और भी तरीके से आ सकता है, क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि बॉडी में प्रेजेंट हॉर्मोन्स कौन सा ऑर्गेनल बनाता है, बॉडी में प्रेजेंट फैट कौन बना रहा है। ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से आपको हैंडल करना है, समझना है और फिर आंसर करना है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। पावर हाउस ऑफ सेल। कैसा रिपीटेड क्वेश्चन दे दिया मैंने, इतना ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, ये तो सबको रट चुका होगा। सेल का पावर हाउस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। That provide turgidity and rigidity to the cell। ये जो ऑर्गेनल है इसका काम है सेल को टर्जिड बनाना और रिजिड बनाना, यानी सेल की स्ट्रेंथ में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये कौन सा ऑर्गेनल हो सकता है? वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स या प्लास्टिड? ठीक है, प्लास्टिड तो नहीं है,
लाइसोसोम्स भी नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन है वैक्यूल्स। वैक्यूल है जिसका काम होता है टर्जिडिटी देना, रिजिडिटी देना, ठीक है। अब जिसने इसके फंक्शंस को अच्छे से पढ़ा है वो इसको आंसर कर देगा। मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट वैक्यूल को मान के रखते हैं कि वो एक स्टोरेज ऑर्गेनल है, वो अमीनो एसिड्स, लिपिड्स, फैट इनको स्टोर करके रखता है। लेकिन मत भूलिए कि उसका एक और फंक्शन है और वो फंक्शन है टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करवाना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एंड डैश आर स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स। ये दो ऑर्गेनल को हम स्ट्रेंज ऑर्गेनल कहते हैं। वो दो ऑर्गेनल कौन से हैं? तो मैं बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बता रही हूँ आपको एक बार में, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, क्योंकि बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। दो स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स जो हैं वो है माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। अब स्ट्रेंज का मतलब अजीब होता है, तो आप लोग पढ़िए कि क्यों इसे अजीब कहा जाता है, क्यों ये दो ऑर्गेनल को हमने सबसे अलग, सबसे अजीब कह दिया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। हमारी सेल को एनर्जी देने वाला मॉलिक्यूल कौन सा है? जीटीपी, एटीपी, ग्लूकोज या लैक्टिक एसिड? इसमें से करेक्ट ऑप्शन जो है वो है एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। वो मॉलिक्यूल है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है और ये एनर्जी स्टोर करने का काम करता है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, अमोeba हैज डैश वैक्यूल। अब वैक्यूल के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट फंक्शन होते हैं, तो अमोeba का जो वैक्यूल है उसका क्या फंक्शन है? रेस्पिरेटरी, फूड स्टोरेज या एक्सक्रीटरी? उसका वैक्यूल कौन सा है? तो अमोeba के पास जो वैक्यूल है उसका काम है खाना लेना, तो इसके वैक्यूल को हम कहते हैं फूड वैक्यूल, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। ये जो मोस्ट 30 क्वेश्चंस थे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड या मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस थे, तो इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए चैप्टर को कंप्लीट करना, चैप्टर के कंसेप्ट्स को समझ लेना। इस तरीके से और भी वीडियोस हर चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस में पोस्ट करती रहूंगी। अगर आपको ये वीडियो लग रहा है कि ये डेफिनेटली हेल्प कर रही है और इससे तैयारी बूस्टअप हो सकती है, आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं क्लास 9 के एग्जाम्स की, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।